ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो पर, और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत। दोस्तों, हम लेकर हाजिर है कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियां, और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी जानकारियों के द्वारा रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते रहें। हमारे कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों के विषय में खास बातचीत की जाती है, और हमारे साथ मौजूद होते हैं उस विषय के विशेषज्ञ। इस कड़ी में आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, और इन जानकारियों को साझा करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के अनुभवी और जाने माने ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर प्रवेश जैन, अवंती हॉस्पिटल से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक के स्टूडियो में। नमस्ते। रेडियो दस्तक के सारे लिसनर्स को मैं इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं तथा अपने ज्ञान के द्वारा आशा करता हूं कि लोगों का फायदा होगा। तो सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आर्थराइटिस क्या है, वह इसके लक्षण क्या हैं? आर्थराइटिस आज के समय में जोड़ों की होने वाली सबसे कॉमन बीमारी के रूप में आगे आई है। आर्थराइटिस का अर्थ होता है गठिया। गठिया जो हम आम भाषा में कहते हैं, जिसका लक्षण जोड़ों को प्रभावित करते हैं तथा जोड़ों के अंदर सूजन और हड्डी में घिसावट होने लगती है। जी सर। यह 50 साल की उम्र के आसपास चालू होता है तथा महिलाओं में ज्यादा पाया गया है, जिसके कारण चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत होती है। मुख्य तौर से घुटने के दर्द का प्रमुख कारण एक आर्थराइटिस को माना गया है। जी सर। सर, आर्थराइटिस की आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आर्थराइटिस के लक्षण क्या है? आर्थराइटिस के लक्षण में पहला होता है जोड़ों में दर्द होना। आमतौर पर व्यक्ति जब उम्र कम रहती है, जब अच्छे से चलता फिरता, लंबी दूरी 2-3 किलोमीटर सीढ़ी चढ़ना उतरना सब चीज अपने आराम से कर पाता है। आर्थराइटिस डेवलप अगर होता है किसी मरीज में, तो उसकी चलने की गति स्लो हो जाती है, जमीन पे बैठ के उठ पाना दर्द के साथ होता है तथा लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाता। किसी किसी पेशेंट में जोड़ों में, हाथ के छोटे जोड़ों में, उंगलियों में, घुटनों में, एड़ी के जोड़ों में सूजन आने लगती है। ये सभी आर्थराइटिस की ओर संकेत देते हैं। सर ने आर्थराइटिस के लक्षण बताए हैं। इसी कड़ी में सर हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आर्थराइटिस से बचने के क्या उपाय हैं? आर्थराइटिस से बचने के कुछ आम उपाय हैं, जैसे कि हम समय रहते कैल्शियम और विटामिन डी की थेरेपी शुरू करें। जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए फिजियोथेरेपी एवं व्यायाम, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस प्रोग्राम होता है जिसे अपनाएं। तथा अगर किसी के परिवार में उनके माता पिता को संधिवात जो जेनेटिक्स से रिलेटेड संबंधी है, तो अर्ली एज में ही उसका टेस्ट करके उसका उचित उपचार चालू करना चाहिए। जी सर। दोस्तों, आर्थराइटिस से बचने के उपाय डॉक्टर प्रवेश जैन सर ने हमें बताए। डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि सर आर्थराइटिस से बचने के और कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? सारे बचने के उपाय के बाद भी अगर मरीज आर्थराइटिस से ग्रसित हो जाता है तथा उसके जोड़ खराब हो जाते हैं, तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। एक लेटेस्ट एडवांस थेरेपी जो इंजेक्शन द्वारा होती है, तथा दूसरा होता है सर्जरी द्वारा। जी। यदि सर किसी मरीज को आर्थराइटिस हो जाए, तो इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? जैसे मैंने प्रिकॉशंस बताए, इसके बाद भी अगर किसी मरीज में आर्थराइटिस हो जाता है तो वो निराश न हो। आज की एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी से उसका परमानेंट इलाज उपलब्ध है। इलाज सर्जरी द्वारा, जिसे हम जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी कहते हैं, काफी सक्सेसफुल है तथा मरीज पूर्णतः दर्द से निजात पा जाता है। आर्थराइटिस से बचने के उपाय की जानकारी डॉक्टर साहब ने अभी हमारे श्रोताओं को दी, तो हम सर से यह जानना चाहेंगे कि सर ये घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी होती क्या है? घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी आर्थराइटिस के एक परमानेंट इलाज के रूप में काफी सक्सेसफुल हो चुकी है। यह सर्जरी में हम शरीर की खराब हड्डी के भाग को, जो हड्डी की सतह घिस जाती है, उसको रिप्लेस कर देते हैं एक मेटेलिक इम्प्लांट द्वारा। इसी इम्प्लांट को हम घुटने के अंदर सीमेंट द्वारा फिक्स करते हैं। जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी तथा ढकनी, तीनों पुर्जों को अगर रिप्लेस करके सरफेस बदल के शरीर में लगा दिया जाता है, इसे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी चीर फाड़ द्वारा होती है, लेकिन आज के एडवांस तरीके से न्यूनतम रक्त रिसाव,
छोटे से चीरे और फास्ट ट्रैक रिकवरी द्वारा पेशेंट को ऑपरेशन के 6 घंटे के भीतर ही चलने की क्षमता दी जाती है। 2 से 3 दिन में पेशेंट सीढ़ी चढ़ने उतरने लगता है तथा 10 से 15 दिन में पूरी रिकवरी के उपरांत बिना किसी सहारे, वॉकर, लकड़ी इत्यादि के अपना रोजमर्रा का कार्य अथवा घर के बाहर जाना, टहलना, वॉकिंग करना, सब कार्य अच्छे से कर पाता है। जी श्रोताओं, तो जैसे सर ने हमें बताया कि बहुत ही अत्याधुनिक संसाधनों के और तकनीक के द्वारा घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी की जाती है और किसी व्यक्ति को अगर इसकी सर्जरी कराना ही है तो आजकल उन्नत तकनीकों की सहायता से ये घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी की जा सकती है और उसमें समय भी बहुत कम लगता है। तो सर, सर्जरी के बाद रिकवरी में हम क्या करें क्या ना करें, ये एक समस्या पेशेंट को होती है, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से। सर्जरी एक ऐसी चीज है जो मरीज वाकई कोई भी हो नहीं चाहता है, किंतु सर्जरी कराने का निर्णय अगर व्यक्ति ने ले लिया है और उसकी सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद रिकवरी का जो प्रोटोकॉल हमने फिक्स किया है उससे उसका फास्ट ट्रैक रिकवरी हो जाता है। सर्जरी के उपरांत पहले दिन हॉस्पिटल में पैर मोड़ने की एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी प्रोग्राम द्वारा कराई जाती है। दूसरे दिन पेशेंट को सीढ़ी चढ़ाने उतरने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद घर पे अगले 10 दिन तक फिजियोथेरेपी प्रोग्राम चलता है। पेशेंट बिस्तर पे नहीं लेटता है। कई लोगों में ये भ्रांति रहती है कि ऑपरेशन के बाद वो चल फिर नहीं पाएंगे। ये ऑपरेशन के उपरांत 6 घंटे के भीतर मरीज अपने स्वयं के पैरों पे चलने फिरने लगता है। कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ बातों का ध्यान मरीज को रखना चाहिए, जैसे जमीन पे बैठ के उठना कम कर देना चाहिए। इसी कारण से अपने घुटने खराब होते हैं तथा ऑपरेशन के उपरांत जमीन पे पालती लगा के ना बैठ, पालती लगा सकते हैं लेकिन उसको अवॉइड करें। चलने फिरने में कोई नुकसान नहीं है, नॉर्मल वॉकिंग करें। कुछ लोग जॉगिंग, एक्सरसाइज, मैराथन तक सर्जरी के उपरांत कर पाते। जी सर, श्रोताओं, ये बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर प्रवेश जैन सर ने आप सभी को दी कि घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी बहुत ही आसानी के द्वारा की जा सकती है और उस समय अवधि है कि पेशेंट कितनी जल्दी से रिकवरी करता है। तो सर, हम इसी कड़ी में यह जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन के पश्चात पेशेंट को क्या क्या खाने पीने की आप सलाह देना चाहेंगे जिससे कि जल्दी से वो रिकवर हो। सर्जरी के बाद 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। सर्जरी से और चीरफाड़ से जो शरीर को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्दी से हो, तो प्रोटीन जैसे दाल, चना, अनाज, ये चीजें ज्यादा ले। हड्डी को मजबूती देने के लिए कैल्शियम, दूध, दही, पनीर, ये वाली चीजें हम उसको ज्यादा लेने के लिए एडवाइस करते हैं। जी, तो श्रोताओं, डॉक्टर प्रवेश जैन सर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रत्यारोपण सर्जरी के पश्चात कितने दिन आपको किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि इस प्रत्यारोपण सर्जरी में कितना आर्थिक रूप से खर्च वहन करना होता है। यह सर्जरी जनरली एक बड़े अस्पताल में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ की जाती है, जिसके लिए मॉड्यूलर थिएटर की आवश्यकता होती है और इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स द्वारा की जाती है। अवंती हॉस्पिटल में फिलहाल हमने इसका प्रमोशनल पैकेज 1,25,000 के आसपास रखा है, जिसके अंदर मरीज का लगभग सारा खर्च, दवाई गोली, हॉस्पिटल, सर्जन फीस इत्यादि सब कवर हो जाता है। जी सर, हमारे श्रोताओं से जानना चाहेंगे कि ये घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी में कितना आर्थिक वहन उनको करना होता है। घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी एक टेक्नोलॉजी और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारा हमने उज्जैन में भी डेवलप किया है। अवंती हॉस्पिटल में सारी तकनीक, सुविधा सब उपलब्ध है। इसके लिए एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति भी आसानी से इसका खर्च वहन कर सकता है। कोई बहुत ही ज्यादा खर्च इस सर्जरी में अब नहीं है। जी, तो जैसा कि डॉक्टर प्रवेश जैन सर ने बताया कि प्रत्यारोपण सर्जरी का जो भी आर्थिक खर्च होता है वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी आसानी से इसको उठा सकता है। तो सर, इसी कड़ी में हम यह जानना चाहेंगे कि ये घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी में सर्जरी के अलावा भी कोई और उपचार किया जा सकता है। सर्जरी के अलावा भी आजकल हमने एक नया ट्रीटमेंट उज्जैन अवंती हॉस्पिटल में हम लाए हैं, जिसको कहते हैं PRP या नेचुरल स्टेम सेल थेरेपी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति के घुटने को बदलने के बजाय उसको प्रिजर्व किया जाता है। इसमें शरीर से पेशेंट के स्वयं के ब्लड में से उसको प्रोसेस करके एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, PRP जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, एक पदार्थ निकाला जाता है तथा उसे स्टेराइल, साफ सुथरे तरीके से व्यक्ति के ही घुटने में इंजेक्शन द्वारा लगा दिया जाता है। ये एक स्टेम सेल थेरेपी की तरह काम करता है और घुटने की अंदर के नुकसान की भरपाई एक नेचुरल विदाउट साइड इफेक्ट तरीके से करता है। यह एक मॉडर्न तरीका है
जी। अमेरिका तथा इंग्लैंड जैसे देशों में काफी सालों से हो रहा है, बट अब हमारे यहाँ भी इसकी जागरूकता बढ़ रही है और उज्जैन में हम इस ट्रीटमेंट की शुरुआत कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर ये आपने हमारे श्रोताओं को कि घुटने का जो दर्द है उसका स्थायी समाधान भी किया जा सकता है, सर्जरी के द्वारा भी किया जा सकता है और उन्नत तकनीक की सहायता से भी बचा जा सकता है। सर जैसा कि देखा जाता है वर्तमान समय में आजकल युवाओं में ऑफिसेस में जो ज्यादा काम करते रहते हैं कंप्यूटर वगैरह पर, तो उन व्यक्तियों को भी कुछ समस्याएं हो जाती है जैसे गर्दन दर्द या कमर का दर्द। तो इससे सर किस तरह से बचा जा सकता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आज के समय में काफी लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों मोबाइल चलाना, कंप्यूटर के आगे काम करना, लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना, इसके कारण गर्दन एवं कमर में दर्द की शिकायत काफी लोगों को आजकल आ रही है। जी सर हम जानना चाहेंगे कि इनसे किस तरह से बचा जा सकता है? जो प्रोफेशनल लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उनको वर्क स्पेस एर्गोनॉमिक्स, मतलब कंप्यूटर की हाइट अपनी आंखों के लेवल में, कुर्सी को बनावट को इस तरीके से रखें कि उसमें लंबर सपोर्ट एवं सर्वाइकल सपोर्ट, मतलब गर्दन और निचली कमर दोनों को सपोर्ट मिले कुर्सी द्वारा। अगर कोई व्यक्ति वाकई दर्द से बहुत परेशान है तो उसे हर 1-2 घंटे में अपनी चेयर से उठ के 10-15 कदम चलने चाहिए तथा थोड़ी सी स्टिफनेस के कम हो जाए उस तरीके से अपने पैरों की भी बैठे बैठे कसरत करनी चाहिए। जी हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि लगातार बैठकर काम करने से गर्दन दर्द और कमर के दर्द से किस तरह बचा जा सकता है उसके बारे में जानकारी दी। तो इसी कड़ी में सर हम जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर की अस्थियों को हम किस तरह से मजबूत रख सकते हैं? देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे प्रमुख उपाय होता है व्यायाम। हमें योगा एवं एक्सरसाइज दोनों चीजों को अपने रूटीन में 10 से 15 मिनट प्रतिदिन सुबह लाना चाहिए तथा सब आजकल एसी और केबिन और ऑफिसेज में काम करते हैं, सनलाइट एक्सपोजर भी नहीं होता है, तो एक 10 मिनट शरीर पे धूप लगनी चाहिए जिससे कि विटामिन डी का नेचुरल सोर्स स्किन में होता है वो बन पाए। यही हड्डी की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है। डाइट में भी कैल्शियम थेरेपी अथवा ऐसे भोजन जो कैल्शियम सप्लीमेंट करे जैसे कि दूध, पनीर, इसका सेवन भी नियमित रूप से करना चाहिए। सनलाइट में समझता हूँ आज के समय में लोगों को एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होता है, सब अपने या तो घरों में कैद हैं या ऑफिसेज में कैद हैं। जी तो श्रोताओं, जैसा कि डॉक्टर प्रवेश जैन सर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी जानकारियां आज हमारे साथ में साझा की, निश्चित ही आप सभी लोगों को इन जानकारियों से बहुत ही फायदा होगा और आप भी अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर प्रवेश सर ने आपको गर्दन दर्द एवं कमर दर्द के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि सर व्यक्ति को एमआरआई की सलाह दी जाती है तो यह कब जरूरी होता है? कभी कमर दर्द बढ़ते बढ़ते अगर स्लिप डिस्क का रूप ले ले, जैसे कि कमर में जो गादी होती है अगर वो नस को दबाने लगे तब उस नस की जांच को देखने के लिए, जैसे व्यक्ति के पैर में सुन्नपन आने लगता है या करंट नुमा दर्द पूरे पैर में होता है, उस केस में देखने के लिए एमआरआई की आवश्यकता पड़ती है। एक्सरे मात्र हड्डी की जानकारी देता है, लेकिन एमआरआई में नसों को, मांस को, सारी चीजों को विस्तृत तरीके से देखा जा सकता है। स्लिप डिस्क पे आमतौर पे एमआरआई की जांच की आवश्यकता लगती है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि स्लिप डिस्क और जो कमर का दर्द है जिसके कारण घुटनों में दर्द या सुन्नपन या थोड़ा सा करंट जैसा लगने लगता है, तो उस समय एमआरआई की जा सकती है, जो कि एक्सरे द्वारा अस्थि के बारे में ही जानकारी लगती है, पर एमआरआई के द्वारा नसों के संचालन की भी जानकारी लगती है, जिससे कि बीमारी को अच्छे से डायग्नोस करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही। तो सर इसी कड़ी में हम यह जानना चाहेंगे, कमर दर्द या स्लिप डिस्क का उपचार किस तरह से किया जाता है, इस बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। अगर स्लिप डिस्क का डायग्नोसिस जल्दी कर लिया जाए तो इसे दवाई, गोली अथवा फिजियोथेरेपी मशीनों द्वारा सिकाई एवं एक्सरसाइज से पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा वजन कम उठाना, 2 व्हीलर कम चलाना, गड्ढे में नहीं जाए, झटका ना लगे, ऐसी कुछ सावधानियां सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं तथा कैल्शियम थेरेपी दी जाती है, जिससे उसका कमर दर्द और स्लिप डिस्क ठीक हो जाता है, सेटल हो जाता है। स्लिप डिस्क और कमर के दर्द के लिए सर या किसी तरह से बेल्ट या किसी तरह के गद्दों का भी सोने में इस्तेमाल किया जा सकता है? सीवियर
पेशेंट जिनको दर्द कमर का काफी बना रहता है, उनको लंबर सपोर्ट के लिए एक बेल्ट, कमर का पट्टा जिसे हम कहते हैं, वो दिया जाता है, जो वो चलते फिरते समय लगाते हैं। सोते समय उसको निकाल के भी सो सकते हैं। गद्दे के लिए जो ज्यादा नरम गद्दा होता है रुई का, वो वाला नहीं उपयोग करना चाहिए। सेमी सॉफ्ट या थोड़ा कड़क गद्दे पे अगर मरीज सीधा सोए तो उसको कमर दर्द की तकलीफ कम होती है। जी, तो श्रोताओं, आपने सुना कि डॉक्टर प्रवेश जैन सर ने कमर दर्द या स्लिप डिस्क के उपचार में किस तरह से बेल्ट लगाकर और सोते समय किस तरह के गद्दों का उपयोग कर कमर दर्द या गर्दन दर्द से बचा जा सकता है, उसकी जानकारी दी। सर, हम इसमें यह जानना चाहेंगे कि इनका सर्जरी के द्वारा भी स्लिप डिस्क या कमर दर्द का उपचार किया जा सकता है? वो पेशेंट्स जो दवाई इत्यादि उपचार या फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं होते हैं अथवा एमआरआई की रिपोर्ट में सीवियर कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनकी नस पूर्णतः दब रही है, उनके लिए सर्जरी एक अंतिम उपचार के तौर पे बचता है। सर्जरी को माइक्रोस्कोप द्वारा सिंगल टांके में भी किया जा सकता है तथा दूरबीन पद्धति द्वारा भी डिस्क के ऑपरेशन अब अपने उज्जैन शहर में ही एडवांस टेक्नोलॉजी से हमारे अवंती हॉस्पिटल में किए जा रहे हैं, जिससे पेशेंट डे केयर सर्जरी के तौर पे मतलब 24 घंटे के भीतर ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाता है तथा सर्जरी के उपरांत उसको पूर्णतः दर्द में आराम हो जाता है। सर, श्रोता यह भी जानना चाहेंगे कि स्लीप डिस्क या कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति को किस तरह का खान पान रखना चाहिए जिससे कि उसको इन दर्द से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज हमारे साथ में आर्थराइटिस से और अस्थि रोग से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी और जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। तो हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद करूंगा और रेडियो दस्तक को भी जो मुझे इस कार्यक्रम में लोगों के लिए अवेयरनेस बढ़ाने का एक मौका दिया, तथा आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहेंगे तथा एक्सरसाइज और व्यायाम से अपने शरीर को फिट रखेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आज आपने यहाँ आकर अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, जिससे हमें पूरी उम्मीद है उन्हें बहुत लाभ पहुंचेगा और इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थे हमारे साथ उज्जैन के काफी अनुभवी डॉक्टर प्रवेश जैन सर, जिन्होंने आर्थराइटिस विषय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों, कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही करने से समय के साथ साथ वह बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवेश जी ने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी वह सभी आपने ध्यान से सुनी होगी। अगर आर्थराइटिस विषय के संबंध में कोई भी समस्या है या आप किसी परिचित या परिवारजन को कोई समस्या है तो आप उन्हें भी सभी जानकारियों से अवगत करें और उन्हें प्रेरित करेंगे कि वे लापरवाही ना बरतें और अपनी बीमारी का ठीक ढंग से इलाज करवाएं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आप भी कोई प्रश्न और कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर और हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सभी सुझावों पर भी जरूर विचार करेंगे। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर, जहां पर आपको अन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे और आपके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय और उससे जुड़े विशेषज्ञ के साथ, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिएगा आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।